अस्सलामुअलैकुम। आज हमने 180 एमसीक्यू से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला है बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। तो वहाँ पे ये भी था कि जो बिग बैंग थ्योरी है कहाँ से बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, जब यूनिवर्स बन रही थी। तो जो बिग बैंग है, अर्थ का जो कंसेप्ट है, बिल्कुल दुनिया का जो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कंसेप्ट है वो बिग बैंग से स्टार्ट होता है। इस वजह से उसने यहाँ पे लिखा है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, हमारे पूरे यूनिवर्स का जो बिल्कुल मेन पॉइंट है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, वो बिग बैंग थ्योरी है। मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे कि ओरिजिन का मतलब ऐसी चीज जो सेंटर से स्टार्ट होती हो, मतलब जो बिल्कुल बेसिक से शुरू होती हो, जो स्टार्टिंग से चीज बनती हो, उसे ओरिजिन कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी उसी हिसाब से ही कंसेप्ट है। 181 ब्रोमाइन इज अ, तो वो पूछना चाह रहा है कि ब्रोमाइन क्या है। ये एक ब्लैक सॉलिड है, रेड ब्राउन लिक्विड है, कलरलेस गैस है या हाईली इनफ्लेमेबल गैस है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ये रेड ब्राउन लिक्विड है। अगर यहाँ पे होता ई में ऑल ऑफ दीज, या हो सकता है वो ऑप्शन बी डी या कुछ भी कहता, तो तब भी यही ऑप्शन करेक्ट होना था। ये नन ऑफ दीज भी वो कह सकता था, बट नन ऑफ दीज ये ऑल ऑफ दीज कम होता है ऑप्शन में। मोस्टली यही होते हैं ऑप्शंस में। तो ये रेड ब्राउन ब्राउन लिक्विड है। यहाँ पे देखें पिक्चर में जो एक लिक्विड बना हुआ है, इसके कलर भी आप लोग देख रहे हो कि रेड ब्राउन ब्राउनिश टाइप का कलर होता है, हल्का सा ब्राउनिश भी होता है, रेड भी हो सकता है, और मिक्स टाइप होता है। फिर इसके बारे में मैंने ग्रीन कलर से लिखा है एलिमेंट ब्रोमाइन इज अ रेडिश ब्राउन लिक्विड, इट हैज एन इरिटेटिंग इफेक्ट ऑन द आईज। तो यानी अगर हमारे पास केमिकल की बोतल है, तो उसमें से जो भी फ्लूइड होगा वो क्या कर सकता है, उससे हमारी आइज इरिटेट हो सकती है, मतलब आइज में चुभ सकता है। एंड थ्रोट एंड हैज अ ब्लीचिंग एक्शन। और आपको पता है कि जैसे कि ब्लीच कितना हार्ड होता है, तो इसका जो एक्शन है वो ब्लीच की तरह है। व्हेन स्पाइल्ड ऑन द स्किन इट प्रोड्यूस पेनफुल सोर्स, और अगर स्किन के ऊपर हल्का सा भी इसका डॉट गिर जाए तो बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब बहुत ज्यादा, आप समझे तेज होता है ये। अक्सर जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उन्होंने अगर प्रैक्टिकल किए होंगे तो उन्होंने ब्रोमाइन को यूज किया होगा, तो उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा। 182 है हाउ डज स्मोकिंग सिगरेट्स इम्पैक्ट द रेड ब्लड सेल्स। फिर ऑप्शंस में है कि जो असल में पूछना ये चाह रहा है कि जो स्मोकिंग है सिगरेट की, वो कैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स पे इफेक्ट करती है। फिर ऑप्शन में डिक्रीज देयर एबिलिटी टू कौन गिल, डिक्रीज देयर एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। तो जैसा कि आपको खुद भी पता है कि स्मोकिंग से क्या होता है, सांस लेने में दुश्वारी हमें होती है। तो इससे हमें आइडिया हो गया कि ऑक्सीजन के अंदर ही हमें मसला करेगा, ऑक्सीजन का इशू इससे होगा। डिक्रीज देयर एबिलिटी टू रीच देयर टिपिकल लाइफ ड्यूरेशन, डिक्रीज देयर एबिलिटी टू क्लीन वाउंड्स। तो ये ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। तो इस फिग में देखें, ये बिल्कुल एक हेल्थी जो है वो हमारे पास हमारे गुर्दे हैं, उसके बाद ये देखिए स्मोकिंग की वजह से कैसे खराब हो गए, डैमेज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्मोकिंग है उससे ऑक्सीजन की कैरिंग में बहुत मसला होता है, वो डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से सांस का मसला हो जाता है। फिर देखिए मैंने रेड कलर से लिखा इन एडिशन टू सीवरल हेल्थ प्रॉब्लम स्मोकिंग कैन आल्सो काज बुक्कल कैविटी अल्सर एंड बुक्कल कैविटी कैंसर इन केस ऑफ क्रोनिक स्मोकिंग। टबाको स्मोकिंग में आल्सो लीड टू deranged morphology of the red blood cells which results in reduced oxygen carrying capacity of the blood। तो यही होता है कि हमारे लंग्स के अंदर जो है वो धुआं बहुत ज्यादा चला जाता है, और आपको पता है लंग्स के जरिए हम सांस लेते हैं, वही फिल्टर करते हैं ऑक्सीजन को। तो जिसकी वजह से जो स्मोकिंग है वो हमारे ऑक्सीजन की कैरी को डिक्रीज करती है। द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज मेनली ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल। अब ये अक्सर कोई भी पूछ सकता है आपसे कि स्काई जब ब्लू क्यों होता है, तो ये आपने बताना है। जो उस टाइम मेन पॉइंट है, मेन बात है जो मेन, वो ये है। अब ये नहीं कहेंगे रेज आती है ये वो फला फला, ऐसे नहीं कहना। जो मेन पॉइंट इसका ये है, द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल। एयर में जाहिर बात है मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहले भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसकी मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब सनलाइट उनके ऊपर पड़ती है तो वो स्कैटर हो जाते हैं। तो जैसे ही उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो हमारा एटमोसफेयर है उसके गिर्द एक लेयर बना देते हैं। तो यानी तो स्कैटर का मतलब बिखर जाना, सनलाइट बिखर जाती है। और कल भी हमने लेयर के बारे में यहाँ पे जो है वो पढ़ा था। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन किया है कि ब्लू लाइट इज स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन बाय द टीनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ब्लू इज स्कैटर मोर देन एवरी कलर बिकॉज इट ट्रेवल एज शॉर्टर स्मॉलर वेज, दिस इज दैट इज व्हाई वी सी अ ब्लू स्काई मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मोस्टली जो है हमें ब्लू स्काई दिखता है। तो ये एक फिगर है, सन है। तो ये सन की रेज आ रही हैं, और ये मतलब कोई भी लिविंग एनिमल है, यहाँ पे ह्यूमन कुछ भी हो सकता है। तो कैसे रेज बिखरती है, और देखिए हमें क्या नजर आता है, ब्लू कलर की। ये देखिए जो एरोज हैं ये ब्लू कलर शो कर रहे हैं।
ब्लू कलर भी क्यों दिखता है? वो उस वजह से क्योंकि एक तो इसकी ट्रैवलिंग शॉर्ट होती है और दूसरा ये कि स्मॉल वेव की वेव होती है। ये भी अब ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि जो ब्लू कलर है उसकी वेव कैसी होती है, स्मॉलर वेव है, लार्जर, शॉर्टर, या मे और मे नॉट, तो स्मॉलर वेव है। 184 में है, द अर्थ एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स बेस्ड ऑन वर्टिकल प्रोफाइल एयर टेम्परेचर। ये कल अगर आपको याद हो टेबल हमने पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि अर्थ के जो लेयर को काफी सारे उसमें डिवाइड किया गया, लेयर्स में डिवाइड किया गया। तो अब कैसे डिवाइड किया गया? एयर प्रेशर की वजह से। अगर आपको याद हो ऊपर एयर का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, फिर नीचे नीचे यहाँ पे आके जहाँ हम रहते हैं वहाँ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन आहिस्ता 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 बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा बुलंदी पे सांस नहीं ले सकते। तो हम क्यों नहीं ले सकते? ये फर्क किससे पड़ता है? एयर प्रेशर की वजह से। तो एयर प्रेशर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अर्थ की स्फीयर है हमने उसको कैसे डिवाइड किया? एयर प्रेशर के अकॉर्डिंग हमने उसको नंबर्स दिए साइंटिस्ट ने कि इतनी इतनी रेंज में ये होता है। तो ये सब कुछ एयर प्रेशर की वजह से हम उसको डिवाइड करते हैं। 185 में है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज द। अब जाहिर सी बात है, स्किन है, स्किन भी आपको पता होगा कि हमारी फॉर एग्जांपल ये हैंड है, तो हैंड की जो स्किन है उसमें बहुत सारी बारीक बारीक लेयर्स होती हैं। तो उनके भी जाहिर बात है अब नेम है। तो एपिडर्मस जो है वो हमारी स्किन की जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ये वैसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये अक्सर आ भी जाता है यहाँ पे। लेयर्स ऑफ स्किन यहाँ पे देखें, तो ये स्किन की देखिए कैसे कितनी ज्यादा लेयर्स हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट वाली है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए ये वाली सबसे जो बाहर वाली है उसे कहते हैं एपिडर्मस। तो अक्सर सन की वजह से या जैसे मिट्टी वगैरह पड़ती है तो जो हमारी लेयर खराब होती है, आपको पता है ड्राई हो जाती है हमारी स्किन, तो वो एपिडर्मस स्किन जो है वो डैमेज होती है असल में। और ये जो है बिग बैंग के बारे में थोड़ा सा लिखा है जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसके अलावा ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, ये सारी उसकी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। तो यहाँ पे देखिए रेंज भी लिखी है, तो रेंज के अकॉर्डिंग हमने इसको जो है वो डिवाइड किया है उसके स्फीयर्स के अकॉर्डिंग। द फेसेस ऑफ द मून इज आर पार्शियली द रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तो वो कहते हैं ये जो हमने फेजेस बनाए हुए हैं मून के, ये कैसे बनाए हैं? हमें कैसे पता है कि ये वाला फेज मून का ये वाला है, ये वाला उसका फेज किस वजह से है? तो ये रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, क्योंकि जाहिर बात है अर्थ के जो है मून रिवॉल्व करता है। तो जब जब वो जिस जिस तरह से रिवॉल्व करता है ना, उस पार्ट को, उस शेप को जो है उन्होंने क्या कर दिया, एक नेम दे दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये अर्थ है और उसके साइड पे जाहिर बात है मून रिवॉल्व करता है। फिर मून की देखिए डिफरेंट डिफरेंट जहां जहां वो आता है, देखिए कभी फुल मून होता है, कभी हाफ होता है। जैसे जैसे मून की शेप्स आ रही है ना उसके अकॉर्डिंग उसको वो नेम देते गए हैं। ये सबके नेम लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वार्टर वैक्सिंग गैबस, यहाँ पे फुल होता है, फिर वार्निंग गैबस है, फिर थर्ड क्वार्टर में आता है, फिर वेनिंग कैंसर में है, फिर ये न्यू बन जाता है। तो ABCD उन्होंने नेम दिए हुए हैं। और आपको पता है लाइट कैसे पड़ती है? जब सन की रेज देखिए यहाँ पे आ रही है, तो जैसे जैसे सन की रेज आ रही है तो देखिए हाफ यहाँ पे लाइट और हाफ हिस्सा जो इसका ब्लैक है। ऐसे तो अक्सर ये भी साइंटिस्ट कहते हैं कि जो मून है ना उसके सिर्फ हम एक साइड जो कि बाहर वाली साइड है, फॉर एग्जांपल ये हमारी वाली साइड है, तो मून जो है बिल्कुल ऐसे एक एक फेज से मूव करता है, यानी उसकी जस्ट एक ही साइड रिवॉल्व करती है। और हम अर्थ में है तो हम उसका बस बाहर वाला हिस्सा ही देख सकते हैं, और पीछे जो उसका बैक वाला हिस्सा कहते हैं कि वो बिल्कुल डार्क है। और वहां पे फिलहाल तो कोई साइंटिस्ट मतलब कोई ऐसी मशीन नहीं कि ना ही कोई कैमरा गया है कि जिससे पता चल सके कि पीछे जो है वो क्या है उसके बैक वाली साइड पे। तो ये भी अभी तक एक जो है वो मिस्ट्री है कि पीछे क्या है। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द अर्थ रेडियस। तो अर्थ का रेडियस सबसे पहले किसने मेजर किया था? एरास्टोथस ने मेजर किया था। ही इज द फादर ऑफ जियोग्राफी। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट भी लिखा है, दिस डिफरेंट शेप्स आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है उसके बारे में मतलब बताया हुआ है कि कैसे कैसे मून रिवॉल्व करता है। 188 में है सेंट्रल कलर ऑफ द रेनबो इज। हाँ ये कॉमन सी बात है, ये पूछी जा सकती है कि ये अक्सर पहले भी बहुत बार ये अक्सर MCQs में देखा है कि रेनबो का सेंट्रल कलर जो है वो ग्रीन है। तो वैसे आपको सारे नेम ही जो है वो याद होने चाहिए कि आउटर वाला कौन सा, इनर वाला कौन सा होता है। इसको वैसे ना मोस्टली ऐसे याद रखते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये रेड ब्लैक कलर से लिखा है VIBGYOR। इसको ना याद रखने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे यूज की जाती है। बेशक आप इसको जो मर्जी पढ़ लो, विबग्योर पढ़ लो, जो भी पढ़ ले, लेकिन इस तरीके से याद रखते हैं कि तरतीब से कि कौन कौन सा कलर कहाँ है। तो मिड में देखिए ग्रीन कलर आ रहा है, इधर से देखिए तीन, इधर से भी तीन के, तो सेंटर में क्या बन रहा है? ग्रीन कलर आ रहा है। अब ये आउटर भी पूछा जा सकता है, रेड है या इनिशियल कौन सा है, वायलेट कलर है। तो ये तीन जो है ये इंपॉर्टेंट है, सेंटर वाला, स्टार्टिंग वाला और ये एंड वाला इसका। हु डिस्कवर द गैमा रेज। पॉल विलार्ड ने जो है वो गैमा रेज को डिस्कवर किया था। गैमा रेज जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल रेज है।
यहाँ पे उसके बारे में लिखा है, साइंटिस्ट का बना कि ये फ्रेंच बंदा था और इसने इतने इतने साल में ये काम किया। बट ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा ना शक्ल से याद रह जाए, अगर आप देखेंगे तो आपको जल्दी चीज याद रहेगी। द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड, ये तो सबको पता है। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। द एलिमेंट्स आर अरेंज इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज। अब ये भी पूछा जा सकता है कि वो जो रोज होती हैं वो कितनी है? 7, 8, 9, 10, तो 7 है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आर कॉल्ड पीरियड्स, और उनको पीरियड्स कहते हैं, तो पीरियड्स की तादाद कितनी है? 7 है। एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, और जो कॉलम्स होते हैं आपको पता है कॉलम्स ऐसे लेंथ में होते हैं, और इनकी तादाद कितनी है? 18 है। और जो ऐसे लेटी हुई होती हैं इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसको रो भी कहते हैं, और इसकी तादाद 7 है। हाउ डज नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कवर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो अर्थ जो है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लिए कितना कवर करती है? तो 4 मिनट में वो अपना 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करती है। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, ये भी पूछा जा सकता है कि 360 डिग्री के हवाले से भी वो कह सकता है। तो 4 मिनट में वो 360 डिग्री जो है वो ये कवर करती है। नेक्स्ट जापान इज कॉल्ड लैंड ऑफ द राइजिंग सन बिकॉज, ये तो वैसे बहुत फेमस है, ये तो हर ही टेस्ट में आराम से आ जाता है। जापान बीइंग द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट हैज अर्लीस्ट सनराइज, तो जापान में सबसे पहले जो है वो सूरज निकलता है, इस वजह से उसे कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ये इसका स्पेसिफिक नेम है, इसको दिया गया। फिर थोड़ा सा मैंने भी यहाँ पे डिफाइन किया था, जैपनीज कॉल देयर कंट्री द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ये उनका जो है वो झंडा है। फिर उनके ट्रेडिशनल के बारे में है कि जापान इज फेवरेट प्रोटेक्टेड बाय द गॉड्स, मतलब गॉड्स को मानते हैं। जापान इज वेयर द सन राइजेस, सन सबसे पहले इस पे निकलता है। जापान इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, और ये सब अर्थ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, ये भी बात बनती है। ये जो येलो येलो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब मेन डैश की सूरत में आ सकता है। Japan is called the land of the rising sun because from China it appeared that the sun rises from the direction of the Japan. The Japanese peoples call their country Nippon और Nihon, ये पूछा जा सकता है उनकी कंट्री को क्या कहते हैं, which literally translated means source of the sun. It is loosely translated into English as the land of the rising sun. मतलब ये वर्ड भी आ सकता है, ये वर्ड भी आ सकता है, ये इनकी लैंग्वेज में, जापानीज की लैंग्वेज में, ये हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज में। अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अर्थ इज, ये रिपीट हो रहा है, पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं, 4.54 बिलियन ईयर्स। बिलियन याद रखना है, मिलियन नहीं कह देना, ये भी अक्सर मिक्स हो जाता है। अब ऑप्शन में आ जाए 4.54 मिलियंस और बिलियन आ जाए तो वहां पे मिक्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये केमिकल का नेम है, ये एक ऐसा केमिकल का नेम है जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। 195 में द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज, तो ये थोड़ी सी शेप भी मैंने वहां पे भी जूम करके बनाई हुई है। ये वैसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि अर्थ और मून का क्या डिस्टेंस है, तो 384,400 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। इधर वैसे मैंने फिर भी जूम की हुई है, ये लिखा हुआ है मून का अर्थ के साथ डिस्टेंस, अर्थ का मून से डिस्टेंस। 1 जॉल इज इक्वल टू, ये पहले भी आया है, 107 आवर्स, इसका मतलब रिपीट हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पहले बहुत बार आ चुका है। 197 में डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर सोल्यूबल बी 4 to 5 ppm। तो वो कहता है जो इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कितनी मिकदार होती है, तो 4 to 5 ppm, इसका टेबल मैंने वैसे यहाँ बनाया हुआ है। इसने लिखा है टू लो फॉर फिश पॉपुलेशन स्ट्रेसफुल फॉर फिश, यानी ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा और कम होने की वजह से क्या होगा? तो अगर बहुत कम होगी रेड का मतलब सही सही बात नहीं है, मतलब वो जो है फिश की डेथ हो जाएगी। जैसे जैसे देखें ऑक्सीजन की मिकदार नॉर्मल होती जा रही है, सपोर्ट अबंडेंट फिश पॉपुलेशन, पहले बहुत लो थी, फिर मैं नॉर्मल होते 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 देखे ग्रीन तक पहुंची, इसका मतलब ये अच्छा सिग्नल है, ग्रीन गुड सिग्नल है, तो ये अब फिश जो है वो यहाँ पे ज्यादा भी रह सकती हैं और उनकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी, तो यानी ऑक्सीजन की मिकदार का अच्छा होना जरूरी है। तो स्टडी ऑफ फिश इज नाउन एज, ये जो फिश ये स्टडी वगैरह ना, ये पहले भी अभी हमने काफी सारे पढ़ के आए हैं, तो ये इसको तो आप ऐसा करें कहीं नोट्स पे ना साइड पे लिख लें, द स्टडी ऑफ अर्थ, द स्टडी ऑफ सॉइल, इन सब के नेम लिख लें, ये फिर आपको काम आएंगे क्योंकि ये ज्यादा आ रहे हैं, बहुत बार आप लोग देख रहे होगे आ रहे हैं। अ डॉल्फिन रिसीव इट्स इन्वायरमेंट बाय द सेंस ऑफ, वो कहता है कि जो डॉल्फिन है वो अपने आप को माहौल के मुताबिक कैसे ढालती है,
क्या क्या वो चीजें हैं जिसके वजह से वो अपने आप को माहौल में डालती हैं? एक तो साइट और दूसरा साउंड, मतलब बोथ की वजह से, बोथ ऑफ दिस का मतलब ए बी है। ऐसा ना हो कि ये समझ लो कि डी वाला ऑप्शन आ रहा है, डी वाला ऑप्शन अलग है, बाद में दिया हुआ है। तो अगर इस तरह लिखे बोथ ऑफ दिस, तो उसका मतलब ये दो है फर्स्ट वाले। तो जो डॉल्फिन है वो अपनी कौन सी सेंस की वजह से इन्वायरमेंट में रह लेती है? अपनी साइट और साउंड की वजह से। वो चेक करती है कि कहीं साउंड और साइट की वजह से कहीं खतरा तो नहीं है आसपास, तो वो इजीली इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाती है। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय, टेलीफोन किसने बनाया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो हर टेस्ट में आराम से आ जाता है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। इफ यू हैव कैरीज देन विच डॉक्टर यू हैव कंसल्ट? डेंटिस्ट के पास जाने बात है, जब हमें दांत खराब हो जाए, कीड़ा लग जाए, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? डेंटिस्ट के पास। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई यूज्ड? कोरोनिया, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम आई को डोनेट करते हैं तो हम क्या आई का कौन सा हिस्सा डोनेट करते हैं? कॉर्निया डोनेट करते हैं। इसकी पिक भी मैंने बनाई होगी। The cornea is the most commonly used donated eye tissue. Cornea transplant are performed to give vision back to the people. यानी इसके जरिए जब हम डोनेट करते हैं तो वो बस नजर बंदे की वापस आ जाती है। With corneal injuries, the rest of the eye is just as important as the crown of saving light. तो cornea is the clear transparent tissue covering in front of the eye. ये आई के बिल्कुल मतलब फ्रंट पे होता है। थोड़ा सा इसने बताया कि क्या होता है। तो जब भी मतलब हम आई डोनेट करते हैं तो आप सिर्फ अपना कोर्निया वाला पार्ट देते हैं। हाउ मैनी मून डज नेपच्यून हैव? ये मून वाला अक्सर आ जाता है कि कौन कौन से प्लैनेट्स पे जो है वो कितने कितने मून है। नेपच्यून वाला ही आया हुआ था। इसके 13 मून है इसके। हर प्लैनेट के डिफरेंट डिफरेंट मून है। अर्थ का जैसे एक ही है, सिर्फ अर्थ का ही है, कि बाकी मोस्टली के जो है वो ज्यादा ही है। वट इज द रेयरेस्ट ब्लड टाइप ऑफ ह्यूमन? अब रेयरेस्ट ए बी नेगेटिव है। अक्सर लोग जो है ये ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव पे आराम से लगाते हैं, इनमें से नहीं है। ए बी नेगेटिव नहीं मिलता, ये सबसे ज्यादा रेयरेस्ट ब्लड की टाइप है। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं ना लोगों से कि ओ नेगेटिव किसका है, कि मतलब इंपॉर्टेंट है या बहुत कम है, रेयर है, लेकिन ऐसी बात नहीं, ए बी नेगेटिव सबसे ज्यादा रेयर है। द लोवेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर कम बिटवीन द अर्थ एंड स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट इज द रीजन नेम? तो ये तो रीजन के नेम मैंने आपको बताए थे। तो ट्रोपोस्फेयर वो थी जो यहाँ पे थी। ये वो जो रीजन के नेम थे वो आप याद कर लीजिएगा, फिर चाहे जो मर्जी ऑप्शन आ जाए आप आराम से लगा सकते हो। विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम? वेनस। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट जो है वो विनस है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। इधर से देखें, डायग्राम में भी मैंने अगेन यहाँ पे बनाई हुई थी पिक्चर। हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ? तो वो कहता है जो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है उसमें जो हम एलिमेंट यूज करते हैं वो किस चीज का बना होता है? वो नाइक्रोम का बना होता है। तो ऊपर मैंने जो है वो रॉड बनाई हुई है जिससे हम पानी गर्म करते हैं। अगर आपको आप जिसके घर होगा उसने देखा होगा, इलेक्ट्रिक हीटर है ये एक टाइप का। तो ये जो रॉड है ना उसके ये वाले एलिमेंट, ये नाइक्रोम का बना होता है। वो उस आगे वाले इस एलिमेंट की बात करेंगे वो किस चीज का बना है। इन बीटीयू सिस्टम 1 BTU इज इक्वल टू 10,550। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ कलर से ताकि आप कोई वैल्यू भूल ना जाए, याद रहे। और वाटर प्योरिफिकेशन वो यूज क्लोरीन। अगर वाटर को प्योरीफाई करते हैं, मिनरल वाटर जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए क्लोरीन यूज की जाती है। फिर आगे मैंने लिखा भी ग्रीन से, क्लोरीन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू ड्रिंकिंग वाटर टू किल पैरासाइट्स। पैरासाइट्स को किल करने के लिए हम क्लोरीन डालते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, डिफरेंट प्रोसेस कैन बी यूज टू अचीव सेफ लेवल ऑफ क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये तीन केमिकल है जो कि, सॉरी एक केमिकल है जो कि इन तीन पैरासाइट्स को रिमूव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर? इंसुलिन। आपको पता है कि शुगर को जो है वो रेगुलेट करने के लिए हम हमें इंसुलिन चाहिए होती है। ये तो नॉर्मल सेंसिटिव है और आ भी सकता है आराम से। व्हाट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर, चारकोल एंड सल्फर इज कॉल्ड गन पाउडर? ये इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर चारकोल को अगर सल्फर के साथ मिक्स करें तो क्या बनता है? इसे गन पाउडर भी कहते हैं, इसे ब्लैक पाउडर भी कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये गन पाउडर की इसने शेप बनाई, इसे ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है, इसका सेकंड नेम है। फिर उसने बताया कि पोटेशियम नाइट्रेट इसको मिक्स करके ही बनता है। हु क्रेडिट प्रोडिक्ट टेबल? प्रोडिक्ट टेबल किसने जो है वो बनाया? मेंडलीव ने। द टर्म पीवीसी इज यूज्ड इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी फेमस है, ये भी बहुत बार पहले भी अभी रिपीट हुआ ये वाला एमसीक्यूज। नेम द ड्रग्स विच ब्लॉक द सेंसरी नर्व एंड प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम फीलिंग पेन। एनेस्थेटिक। तो वो कहता है वो कौन सी ड्रग है जो कि हमारे सेंसरी नर्व्स को
पेन से रोकती है। यानी जैसे पेन किलर हम खाते हैं तो पेन किलर से क्या होता है, वो हमारे नर्व्स को पेन से रोकती है। मतलब हमें ऐसा फील होता है हमारे ब्रेन को कि हमारा वो जो हिस्सा है, वो पार्ट है, वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। तो उसके लिए जो ड्रग यूज की जाती है वो उसका नाम पूछ रहा है। जैसे पेनाडोल हम खा लेते हैं, ये पेन किलर मेडिसिन के नाम बता रहा है कि उसमें कौन सा ड्रग यूज किया जाता है। वो इन्वेंटेड लॉगरिथमिक टेबल, जॉन नेपियर ने जो है वो लॉगरिथमिक टेबल को इन्वेंट किया था। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ये तो इंपॉर्टेंट है और ये वैसे भी हमें पता है कि लीव्स के जरिए जो है फोटोसिंथेसिस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ, तो अर्थ पे सबसे ज्यादा जो है ना लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के रिस्पॉन्सिबल ये काम कौन करता है? एलजी करते हैं ये काम। द लेसर ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ मैंने थोड़ा सा बताया कि डायमंड शाइन बिकॉज दे हैव वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे क्या होता है, डायमंड बहुत ज्यादा शाइनिंग शाइन करते हैं। ऊपर मैंने डायग्राम भी ये डायमंड की बनी हुई है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन हाउ मच लाइट इज रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्शन होती है इसलिए जब सन की रेज आ रही थी डायमंड के ऊपर तो ज्यादा वहां पे रिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बाकी एलिमेंट से सबसे ज्यादा होता है। द हायर द सब्सटेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द लाइटर विल बी द रिफ्लेक्टेड, द डायमंड इज कट सच एज द वेदर द द लाइट फॉलिंग इज रिफ्लेक्टेड मेनी टाइम्स विद इन द डायमंड। तो ये जो डायमंड की इतनी चमक है, इतनी क्यों बरकरार रहती है, उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। द टाइप ऑफ ग्लास यूज इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म इज फ्लिंट ग्लास, तो वो कहते हैं लेंस और प्रिज्म के लिए हम कौन सा ग्लास यूज करते हैं? उसके लिए फ्लिंट ग्लास यूज करते हैं। इधर देखें ग्लास बना हुआ है ये इस टाइप का होता है। ऑप्टिकल ग्लास इज आल्सो नाउन एज फ्लिंट ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास भी से कहते हैं, इज सॉफ्टर देन एनी अदर ग्लासेस, इट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। द मेन यूज ऑफ फ्लिंट ग्लास इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेंसेज प्रिज्म्स एंड देयर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये बहुत जो एक्सपेंसिव भी होते हैं। दे आर मेड फ्रॉम सोडियम पोटेशियम एंड लेड सिलिकेट, ये पूछा जा सकता है कि ये किसके बने होते हैं फ्लिंट ग्लास? सोडियम पोटेशियम एंड लीड सिलिकेट की। ईईजी रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, तो अगर आपको आपने पिक्चर वगैरह में कहीं देखा हो तो ये ईईजी लिखा हुआ है, ये ब्रेन की जब एक्टिविटी चेक करने के लिए अक्सर जब ब्रेन का चेक किया जाता है कि कौन सा नर्व सही काम कर रहा है तो उसके लिए ईईजी यूज किया जाता है। इसका नाम है द इलेक्ट्रोसाइक्लोग्राम, इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पेनलेस टेस्ट, यानी इसमें कोई पेन नहीं होता। स्मॉल सेंसर्स आर अटैच्ड टू द स्कैल्प टू पिक अप द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन, द सिग्नल्स आर रिकॉर्डेड बाय द मशीन एंड आर लुक्ड एट बाय डॉक्टर। यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे जो है वो उसके जो जितने भी हल्के हल्के नर्व्स हैं वो कनेक्ट होते हैं अलग इसके साथ, तो जैसे 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 माइंड से सिग्नल्स निकलते हैं तो डॉक्टर्स को कैप्चर करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि माइंड पे कहाँ पे इशू है और बंदा जो है वो किस टाइप का सोच रहा है। 221 में अर्थक्वेक अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली है प्लेट बाउंड्रीज, तो अर्थक्वेक कहाँ पे होता है? अगर आपको याद है मैंने पहले बताया था कि अर्थक्वेक क्यों होता है, अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और जैसे वो मूव करती हैं ऐसे 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 मूव करती हैं तब जिलजिला आ जाता है। तो यही पूछ रहा है कि ये क्यों आता है, ये प्लेट बाउंड्रीज की वजह से आता है। फिर लिखा है कि 80% ऑफ अर्थक्वेक अकर व्हेन प्लेट्स आर पुश्ड टुगेदर, वही कि वो हिलती हैं पुश्ड होती हैं तो उनकी मूवमेंट से जो है वो अर्थक्वेक 80% चांसेस है कि उसकी वजह से आता है। व्हाट इज एंथ्रासाइट, ये पहले भी आ चुका है, इट इज अ हार्ड कोर, इसे हार्ड कोल कहते हैं एंड ब्लैक कोल भी कहते हैं। इज अ हार्ड कंपैक्ट वैरायटी टू कोल दैट हैज सब एटॉमिक क्लस्टर, इट हैज हाई हाई कार्बन कॉन्टैक्ट। मेरे ख्याल से पहले ना ये पूछा हुआ था कि उसमें क्या होता है ज्यादा मिकदार में, पिछले वाले एमसीक्यू में कार्बन था। विच आर द ओनली टू एलिमेंट्स ऑन द पीरियोडिक टेबल दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन, जी इंपॉर्टेंट है। वट इज द बॉडी नेचुरल और रिक्वायबिलिटी टू रेजिस्ट सर्टेन डिजीज? इम्यूनिटी, जाहिर बात है हमें बीमारियों से क्या चीज रोकती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हम बीमार नहीं होंगे, तो इम्यूनिटी सिस्टम का हमारी बॉडी में जो है वो मेन रोल है। डेड रेड ब्लड कैप्सूल्स आर स्टोर्ड इन स्प्लीन, वो कहते हैं कि जो हमारे डेड रेड ब्लड सेल्स जो डेड हो जाते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? स्प्लीन में होते हैं। फिर मैंने नीचे लिखा है रेड सेल्स विच रिड्यूस ऑन रेड ब्लड सेल्स विच रिड्यूस डिफॉर्मेबिलिटी आर अनएबल टू नेविगेट एंड थ्रू नैरो, इसके कहते हैं कि मैंने शायद पिक भी बनाई होगी, इसकी नहीं है शायद। ये एक पार्ट होता है असल में स्प्लीन। ग्रेनाइट इज अ इग्नियस रॉक, ये भी पहले आ चुका है। वेयर इज अल्वा लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसकी जो डायग्राम मैंने बनाई है इसे कहते हैं इस पार्ट को।
विच एनिमल हैज नो वोकल कोड। एक तो जिराफे का कोई जो है वो वोकल कोड नहीं होता, क्योंकि वो सही से सही आवाज नहीं निकाल पाते। यहाँ पे मैंने लिखा कि मैनी सिंपल सी क्रिएचर डज नॉट हैव अ वोकल कोड, जैसे फिश का भी नहीं होता, जेली का भी नहीं है, फिश जेली, स्टार फिश का भी नहीं है, और इंसेक्ट्स का भी नहीं है। जैसे ऑंट का नहीं है, स्नील का नहीं है, स्लग्स का नहीं है, इस तरीके से जिराफे का भी नहीं है। और देखें उसने कहा जिराफ एंड देयर टंग्स आर ब्लू ब्लैक इन कलर। टंग्स का कलर भी पूछा जा सकता है कि क्या है, ब्लू ब्लैक है। Being myopic means you have problem in seeing distance object clearly। ये एक बीमारी का नेम है। myopic myopic इसमें ये होता है कि हमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, डिस्टेंस का क्लियर, मतलब ब्लरी दिखता है बिल्कुल। इसका ये सेकंड नेम भी है, नियरेस्ट साइटनेस भी कहते हैं। ये तो नॉर्मल है, हमें पता है कि हमें नियर से दिखता है, दूर से नहीं दिखता। इसका नेम फिर सेकंड है साइंटिफिक, म्योपिया। The hormone that increase the rate of heartbeat and blood pressure after shock in a person is एडिनलाइन। तो इससे क्या होता है कि ऐसा अगर हमारा हार्ट बीट की रेट अचानक से तेज हो जाती है शॉक की वजह से, तो वो किसकी वजह से होता है, एडिनलाइन की वजह से होता है। बायोप्सी इज डन ऑन टिश्यू इज टेकन फ्रॉम लिविंग बॉडी। ये हमें पता है, बायोप्सी करते हैं हम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द प्लैनेट विच रिवॉल्व स्लोली अराउंड द अर्थ इज नेपच्यून। तो सन के गिर्द जो प्लैनेट स्लोली स्लोली रिमूव करते हैं, बिल्कुल स्लोली, वो नेपच्यून है। एनिमल यूज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रस। तो एनिमल्स नाइट्रोजन को यूज करते हैं, असल में होता है ये एंड में जाके भी आएगा नाइट्रोजन साइकिल, या शायद इसी के अंदर ही है, इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। असल में ना यहाँ इस फिग में ये बताया हुआ है कि नाइट्रोजन साइकिल होता है, ये बायो वाले स्टूडेंट्स ने अक्सर पढ़ा होगा, इसे कह रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल में जैसे आपको पता है कि हमारे एटमोस्फेयर में मैंने बताया था नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन काफी ज्यादा हैवी मिकदार में होती है। तो जैसे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन के वो ज्यादा मिकदार में होते हैं, N2 इसे कहा जाता है। तो ये जो हवा में मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्लोली स्लोली जो है इनका एक प्रोसीजर होता है जिसे कहते हैं फिक्सेशन, इस प्रोसीजर का नेम है। तो वो क्या करते हैं, जो N2 के मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन के, वो क्या करते हैं, अर्थ की सोल के अंदर जाकर एक प्रोसेस होता है फिक्सेशन, वो इनका प्रोसेस होता है। तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन की केमिकल्स है वो टूट जाते हैं और वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ऐसा ऐसा बैक्टीरिया होते हैं, तो चीजें होते हैं, बहुत सारे और मिनरल्स होते हैं, तो इस फिर उनकी वजह से इनकी नाइट्रिफिकेशन हो जाती है और फिर ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऊपर वहां ऑप्शन में नाइट्राइट लिखा हुआ था। फिर मस्जिद बैक्टीरिया से के साथ इनका रिएक्शन होता है, फिर स्लोली जाके आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा से ये क्या बन जाता है, नाइट्रोजन बन जाता है। यानी कि एक साइकिल चलता है। नाइट्रोजन से हम लेके चले थे, तो सारा प्रोसीजर हुआ, ये पूरा का पूरा साइकिल अगेन नाइट्रोजन बना। फिर ये एनिमल बना हुआ है कि जब एनिमल जो है वो उन प्लांट्स को खाते हैं, मिनरल्स को, इसमें नाइट्रोजन होता है। फिर जब उनका वेस्ट मटेरियल होता है उसके अंदर से फिर कुछ मिनरल्स केमिकल्स निकलते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं वो फिर अगेन जाके ये अंदर उस नाइट्राइट के साथ मिल जाते हैं, फिर मजीद रिएक्शन करते हैं। लेकिन असल में एक साइकिल है, नाइट्रोजन से हमने स्टार्ट किया था और अगेन नाइट्रोजन बन जाता है, तो इसे कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो वो जो सारा प्रोसीजर हुआ था तो वो उसमें एक नाइट्राइट बन रहा था, इसलिए वो कह रहा है कि एनिमल्स किसको यूज करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स की फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से वो रिएक्शन हो गया था और नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया था, नाइट्राइट्स में। हु इज द नाउन एज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का फादर कौन है, कार्लियस। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया था, विलियम हार्विन। व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस यूज्ड इन एयर कंडीशनर, फ्रोन। अब जारी बात है फ्रोन को हम यूज करते हैं किसके लिए, एयर कंडीशनर के लिए। एयर कंडीशनर तो तकरीबन कुछ लोगों के घर में होता ही है। तो एयर कंडीशनर में ये गैस यूज की जाती है, जो कि अक्सर रेफ्रिजरेटर में भी यूज की जाती है ठंडा करने के लिए एयर को। जो अगर याद हो लास्ट टाइम एमसीक्यूज था। विच लास्ट ईयर दैट द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, ग्राहम लॉ। तो इसकी ग्राम लॉ के स्टेटमेंट को एज इट इज यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। डैश सोइल इज आल्सो कॉल्ड रेगुलर सोइल। ब्लैक सोइल को जो है वो हम रेगुलर सोइल भी कहते हैं, इसका सेकंड नेम है। द हैवीएस्ट मैन मेड एलिमेंट फाउंड। ये हैवीएस्ट जो है वो मैन मेड, उसका नाम लिखा हुआ है, केमिकल उसका नाम लिखा हुआ है, एलिमेंट्स का नेम लिखा हुआ है। विच मेटल इज प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर। इट इज अ प्योर कंडक्टर। ये पूछा जा सकता है कि, ये भी पूछा जा सकता है कि सिल्वर की कंडक्टिविटी क्या होती है, प्योर होती है, स्लो होती है, लोअर, मतलब कैसी होती है। तो प्योर होती है इसकी कंडक्टिविटी। Which instrument is used to measure the power of electric circuit? वाटामीटर। ये एक आपने देखा भी होगा अक्सर फिजिक्स के स्टूडेंट ने कि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को मेजर करने के लिए वाटमीटर यूज किया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे एक डब्बा टाइप सा होता है, इसके साइड पे ग्रीन और रेड कलर की जो लगी होती हैं लीड्स लगी होती है, जिसे हम चेक करते हैं।
Sound travel in air at an average speed nearly 755 माइल्स पर आवर। तो साउंड जो है वो उसकी एवरेज स्पीड इतनी है ट्रैवल करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। सारी बात है, जब हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने तो कोई केमिकल नहीं डाला, कोई रिएक्शन नहीं किया, तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। बर्निंग ऑफ कोयल भी हम केमिकल्स की तरह करते हैं, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड में भी केमिकल्स होते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर में भी। लेकिन वाटर को सिंपल स्टीम के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिंपल जल्दी हो जाता है, तो दिस इज नॉट अ रिएक्शन।